नमस्ते बच्चों, कैसे हम सब लोग। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ गाला पेपर सॉल्यूशन साइंस का पेपर 5 का सेक्शन सी। ओके, बाकी सारे पेपर्स अपलोडेड है, आपने देख भी लिया होगा प्लेलिस्ट में। आपको प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेंगी, एसएस की अलग रहेगी, मैथ की अलग है और साइंस की अलग है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पूरा मिल जाएगा उसी के अंदर कंटेंट। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग पेपर 5 का सेक्शन सी। सो नाउ सेक्शन सी में जैसे क्वेश्चन है, आपको पता है 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन कैसा है, व्हाट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ गिविंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही मेटल दूसरे मेटल को उसके जगह से हटाता है। ठीक है, तो जब एक रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड में से, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है, Fe जो है वो Cu को हटा देता है और उसकी जगह पे आ जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर क्या होता है ना कि एलिमेंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Na2, तो Na जो है वो Cl के साथ आके NaCl बन गया और SO जो है वो Ba के साथ आके BaSO4 बन गया। ठीक है, ये Na2SO4 है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे है, वो ऊपर की तरफ भूल से आ गया है, प्लस BaCl2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मेटल जो है वो इस नॉन मेटल के साथ आ जाएगा तो NaCl बन गया। ओके, और ये मेटल जो है वो इस नॉन मेटल के साथ आ गया तो BaSO4 बन गया। ओके बेटा, सिंपल सा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद इक्वेशन। ओके, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज बताने हैं मेटल के। ओके, तो क्या है यहाँ पर अभी, तो अगर हम देखें तो पहला पहला है कि मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मेटल कभी भी एयर में जो ऑक्सीजन होता है जब उसका रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। कैसे नेचर के होते हैं वो, बेसिक नेचर के होते हैं। एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, ये 2 ऊपर है, समझ गया ना कैसे होगा, MgO और 2 नीचे आएगा। ठीक है, सिर्फ आगे वाला जो 2 होगा ना वही ऊपर की तरफ दिखेगा, बाकी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, फिर आता है मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ओके, अगेन एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने ये बताया हुआ है कि सारे के सारे मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई स्टीम के साथ करेगा, कोई हॉट वाटर, कोई कोल्ड वाटर, पर क्या इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ना रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे ये HCl के साथ हो जाएगा, तो अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और मेटल सॉल्ट बनेगा। तो मेटल सॉल्ट मतलब कि MgCl2। ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, मुझे ईजी लगे। आपको अगर इसके अलावा कोई एग्जाम्पल लिखने आप लिख सकते हैं बेशक। ओके बच्चों, चलिए अब इसके और में आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये, व्हाट इज एन अलॉय, स्टेट इज एडवांटेजेस, स्टेट द कंपोनेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी 3 अलॉयज। तो देखो बच्चा, अलॉय जो होता है वो क्या होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब क्या है, जब हम लोग बहुत सारे मेटल्स नॉन मेटल्स इकट्ठे मिक्स कर लेते हैं बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको ना, पूरे मिक्स हो जाते हैं। आपके घर पे स्टील है ना, स्टील का कुकर होगा, चम्मच है, तो अब स्टील जो होता है वो बहुत सारे लाइक आयरन, निकल, क्रोमियम, इनसे मिलके बनता है, पर दिखता थोड़ी है वो, हमें तो एक ही स्टील का कलर दिख जाता है, दैट्स इट। तो इसके लिए इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स या एक नॉन मेटल और एक मेटल और एक नॉन मेटल भी जुड़ता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रास, तो ब्रास जो है वो 80% कॉपर है और 20% जिंक है। अब इन्होंने क्या कहा कि कंपोनेंट्स बता दो और प्रॉपर्टीज बता दो, तो बता दिया हम लोगों ने, तो ये गुड कंडक्टर है। ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो 90% कॉपर, 10% टिन आ गया, ये भी इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है, बट हम लोग ज़्यादातर कॉपर को यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है सोल्डर। सोल्डर जो रहता है 50% लेड और 50% टिन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, इसके लिए वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैंने 4 दिए हैं, इन्होंने 3 पूछे, आप कोई भी 3 लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम के साथ। ठीक है, अब आयरन जो रस्ट हो जाता है ना, तो स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता, तो इसके लिए हम उसको ले लेते हैं। ये जो है नीचे वाले, दीज आर द एडवांटेजेस। ठीक है, ये क्या है, ये एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस, सो
अब क्या होता है ना कि काफ़ी टेंसाइल मतलब शक्तिशाली होता है अलोए। इसके लिए हम उसकी हार्डनेस को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय मिक्सिंग द मेटल नॉन मेटल। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है, इसके लिए हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि प्योर मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ओके, मेटल्स आर एक्सट्रीमली सस्पेक्टेबल एंड टू केमिकल। अभी जो मेटल्स होते हैं ना वो हम ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं कि केमिकल से उनको कोई फ़र्क ना पड़े और ना ही कोई वेदर लाइक आसमान है ना बारिश हो रही तो रस्ट ना हो जाए, ठीक है, तो उससे भी कोई उसको फ़र्क ना पड़े। तो इसके लिए अलॉय बेसिकली एक डिज़ायरेबल थिंग हम लोग खुद अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसा हमें मेटल चाहिए होता है या यूटेंसिल चाहिए होता है। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये डायग्राम है सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सन और नर्व एंडिंग। मैंने सिंपल वाला दिया हुआ है। ओके, अगर लिखना हो तो ये जो ब्लू वाली शीट है ना, ये ब्लू वाली शीट को हम लोग मैसेलिन शीट भी कहते हैं, बट ठीक है चलेगा, बहुत हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो न्यूरॉन तो कैसा होता है ना, इट्स अ फंडामेंटल यूनिट। अपने को पता है कि नर्वस सिस्टम इसी से ही तो पूरा कंप्राइज होता है। तो इसका मेन काम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे और ब्रेन की तरफ या बाकी पूरे पार्ट्स में भी वो पहुंचाए। ये जो सिग्नल्स वो पहुंचाता है न्यूरॉन, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंचाता है। न्यूरॉन जो है वो डेंड्राइट, एक्सन और सेल बॉडी से बना होता है। डेंड्राइट्स ये छोटे छोटे से आप देख रहे हो ना, ये वाले छोटे ब्रांचेस, ठीक है। जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं सराउंडिंग से और सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक्सन जो है वो इस मैसेज को सेल बॉडी से ले लेता है और न्यूरॉन की तरफ, नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ उसको पास करता है। ऐसे पासिंग गेम खेलते खेलते ब्रेन के पास वो मैसेज पहुंचता है। ठीक है बच्चा, हो गया ना, अच्छे से समझ आया? ओके, अब चलते हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 30th क्वेश्चन? डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने को अपन कह रहा है ये, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो मेथड रहता है हमारा बेसिकली इसके अंदर। ओके, तो क्या है यहाँ पर प्रेगनेंसी मेथड जो रहेगा, एक तो फिजिकल बैरियर मेथड आ जाता है जिसके तहत कॉन्डम, सर्विकल कैप्स, ये कुछ नाम है वो लर्न कर लेना, ठीक है। फिर आता है केमिकल मेथड्स, इसका मतलब कि ओरल पिल्स लेना जो एग या उनको रिलीज करने को स्टॉप कर लेता है या तो स्पर्म को किल कर लेता है। वेजाइनल पिल्स भी आती हैं। ओके, सर्जिकल मेथड के अंदर वेसिकोटोमी और ट्यूबेकोटोमी, ओके, ये कट हो जाता है फीमेल और मेल के अंदर। 3 मार्क का है, 3 हम लोग मेथड बता रहे हैं। ओके चलो बच्चों, नेक्स्ट 31, एक्सप्लेन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये रहा आपका हेरिडिटी या इनहेरिटेड, बात तो एक ही है। ओके, तो ये रहा आपका हेरिडिटी और ये रहा एक्वायर्ड। अब उन्होंने एक्सप्लेन बोला है, मैंने आपको क्या दिया ना, डिफरेंस के फॉर्म में दे दिया है, तो क्या होगा कि आपको लर्न जल्दी हो जाएगा। ओके, जैसे हम देख सकते हैं ये ट्रेड्स जो है वो अब इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट्स से ही होंगे, ठीक है, तो पेरेंट्स से पास हो रहे हैं जनरेशन के अंदर, जबकि ये जो है वो एनवायरमेंट से बच्चा लेता है। ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ये लाइफ टाइम धीरे धीरे आप जैसे साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, म्यूज़िक सीखते हो, गाना गाना सीखते हो, तो ये सारे एक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको डिफरेंस के फॉर्म में दिया है। आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो कंप्लीट है, ठीक है, इसको पॉइंट वाइज लिख दोगे तो आपका पैराग्राफ बन जाएगा। ओके, तो जैसा आपको ठीक लगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन मैंडल हैड सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो भाई क्यों उसने पी प्लांट सिलेक्ट किया था? क्योंकि पी प्लांट कैसा है, बाइनेनियल प्लांट है, इसका मतलब कि एक ही साल में हम उसके 2 जनरेशन देख सकते हैं। ओके, 2 जनरेशन एक ही साल में पैदा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इंश्योर उनका उसका मैचुरेशन पीरियड बहुत छोटा है, वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो आप नंबर ऑफ जनरेशन्स देखकर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सीड हो गया, उसका कलर हो गया ना, उसके ऊपर जो पॉट्स आते हैं, मतलब कि जो उसका ढक्कन आता है ऊपर, आपने देखा होगा ना वो छिलका, उसका कलर हो जाता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हो, और क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत आसान से हो जाता है, इसके लिए पी प्लांट को चूज़ किया था। चलिए, होमोलोगस एनालोगस का डिफरेंस। अब एनालोगस मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है बट काम सेम करेगा। ओके, और होमोलोगस का मतलब क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर सेम है बट काम अलग अलग करेगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए कॉनकेव मिरर की मदद से जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पर रखेंगे वो हमें बताना है, उसका नेचर क्या होगा, वो जो इमेज होगा वो लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा, और डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट होगा हमें इरेक्ट बताना है, सीधा बताना है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ठीक है, वो 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तब जाके हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा। ओके, अब आप फिगर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो ये रहा फोकस पॉइंट और ये रहा पोल। ठीक है, तो इसके बीच में रखा हुआ है, और उस हिसाब से देखो एक जो है ना वो रे जा रही है सी से। ओके, अगर मैं यूँ देखूँ, ओके, तो ये मेरा फोकस है और ये प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पे रखा है, तो एक जो है वो मैं सी से पास करूँगी तो आगे जाएगी, और दूसरा जो है वो हम लोग वो आता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है, तो वो कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों मीट करेंगे तो आपको सीधी मिलेगी। अब आप खुद सोचो, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन बहुत लार्जर है ना, तो इमेज कैसी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये रहा, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, और ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस। 3 पूछे, मैंने शायद 4 जितने दिए हैं आपको जो इजी लगे। ओके, नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल की हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, सोलर सेल, सोलर फर्नेस। ठीक है, लिख देना, इजी इजी है ये तो। नाउ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओम्स लॉ। अभी ये इतना लंबा वाला क्वेश्चन 3 मार्क में क्यों दिया ना, वाला मेरे को वो समझ नहीं आया, ये 4 मार्क में होना चाहिए। तो अब क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, हम निक्रोम वायर को यूज़ कर रहे हैं, बैटरी ले रहे हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर और की, और ये आपका फिगर। ठीक है, प्रिपरेशन सर्किट आपको सामने है, यूँ आपको बनाना है ये सर्किट। ठीक है, ये एक्स वाई निक्रोम वायर आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ये पूरा प्रोसीजर है, देख लीजिएगा अच्छे से, मतलब कहाँ पे अपन जैसे उसके बाद हमने वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट किया, स्विच कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आई और वी को मेजर कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग क्या करें ना, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि पहले हमने एक सेल रखा, फिर 2 रख दिए, फिर 3 रख दिए, फिर 4 रख दिए, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स मतलब बैटरी जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये अब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ाते जा रहे हो, तो एक बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है, तो बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है, तो साथ साथ में देखो करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो रेजिस्टेंस देखो, जब आप V/I करते हो इसका और इसका जब आप रेशियो निकालते हो, तो आपको हर एक में, ठीक है, हर एक नंबर में आपको सेम रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ से क्लियर होगा कि R जो है वो कांस्टेंट होता है और हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये वाले ही लर्न कर लेना। ठीक है, वैल्यूज दिमाग में बैठ जाने चाहिए, अब एग्जाम में कहाँ सोचने बैठोगे इसको। ठीक है, चलो बच्चों, है ना लंबा, ये इसको 4 मार्क में देना था, पता नहीं कि उन्होंने 3 मार्क में दिया है, गाला के कुछ क्वेश्चन अजीब ही होते हैं ना। एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन से न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है। तो देखो बेटा, न्यूक्लियर फिजन जो होता है, फिजन मतलब कि स्प्लिट करना। ठीक है, तो हम लोग एटम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ओके, अब ये एनर्जी जो है वो ज़्यादातर यूरेनियम एटम्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है ना, एक न्यूट्रॉन जो है वो कोलाइड करता है यूरेनियम को, आप देख सकते हो, एक न्यूट्रॉन जो है वो कोलाइड कर रहा है यूरेनियम को। ठीक है, अब जैसे कोलाइड कर रहा है तो यूरेनियम जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक बेरियम 114 जिसका मास है और दूसरा क्रिप्टन 89 जिसका मास है, पहली बात, और फिर 3 और न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो बेसिकली यही सब भसर में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, सो द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन द पावर प्लांट रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। तो ये चीज़ चलती रहती, कंटिन्यू, मतलब रिपीटेटिव ही होता रहता है। ओके, चलिए, सो बच्चों यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गए। अभी हम मिलेंगे सेक्शन डी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन सी आपको मिल चुका है, और बाकी सारे पेपर्स भी मैं लाती जा रही हूँ, आप प्रिपरेशन करते जाइए। अब हम मिलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। आपके पॉजिटिव कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा हम कितना मोटिवेट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरे बोर्ड एग्जाम में हम आपके साथ रहेंगे। गाला के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में लाने वाली हूँ, जहाँ पे वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज गाला इज़ नॉट इनफ टू सिक्योर लाइक टू स्कोर गुड मार्क्स। लाइक 50-60% आ सकते हैं, बट जिन बच्चों को 80-90% लाने हैं तो उनके लिए गाला इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, कीप स्टडिंग।